आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान, लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में हिफाजती दस्तों ने तसादुम के दौरान 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक अल सुबह कोकरनाग के गुडौल गांव में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फौज और एसओजी ने इलाके को मुहासरे में लेने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया। मिलिटेंटों की जानिब से फायरिंग करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी जवाबी फायरिंग की। हलाक मिलिटेंट दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद का रुकन बताया जा रहा है, जो कि कई मामलों में पुलिस को मतलूब था। मजीद मिलिटेंटों की मौजूदगी के इम्कान के पेश नजर तसादुम खत्म होने के बाद भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सिक्योरिटी तसादुम खत्म होने के बाद भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सिक्योरिटी दस्तों ने जाए वकूअ से बड़ी मकदार में असलहे और कारतूस बरामद किए हैं। तसादुम की जद में आने से एक शहरी की भी जख्मी होने की खबर है, जिसे इलाज के लिए अनंतनाग के जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर जिले में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। अनंतनाग से खालिद मुंतजिर इस वक्त हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। इस सिमत में जो अपडेट है ताजा, वो क्या है आपके पास? एक ही मिलिटेंट हलाक किया गया है, क्या और भी इलाके में मिलिटेंट हो सकते हैं जिनकी तलाशी चल रही है? देखिए ये जो वाकया पेश आया और आलमगढ़ इलाके में कोकरनाग में इलाका पड़ता है, जहां पे आज सुबह 3 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर कि इलाके में मिलिटेंट मौजूद है, और उसके बाद जब मिलिटेंट्स को सरेंडर करने को कहा गया तो उन्होंने फोर्सेज पे अंदाजन गोलियां चलाई, जिसके बाद झड़प शुरू हुई। अगरचे ये झड़प 3 घंटे तक जारी रही और उसके बाद जो है वहां मलबे से खाली एक लाश निकाली गई। इसके बाद अगरचे सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया था और पूरे जो जंगल एरिया है वहां पे तलाशी मुहिम को जारी रखा था, लेकिन जो आखिरी इत्तला हमें मिली पुलिस जराइयों से ये बताया जाता है खाली एक की लाश मिली है। और जो पहले खबर मिली थी कि वहां पे 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं, लेकिन यही अंदाजा लगाया जा सकता है, ये बताया जा सकता है कि जो मिलिटेंट है, बाकी मिलिटेंट थे 2 या 1, वो भागने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स को एक बार फिर आज वहां पे अवामी मजहमत का सामना करना पड़ा। और जो ही ये एनकाउंटर की खबर इलाके में फैली, जब गोलियां चलने की आवाज, तो वह सड़कों पे निकल आए और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज पे पत्थर मारना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, और जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए, जिनकी शिनाख्त जो है इम्तियाज अहमद, गुलाम रसूल और फारूक अहमद के बतौर हुई है, और जिनको इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन उनकी भी जो हालत, अगर यहाँ पे अफवाहें गश्त कर रही थी कि जो मिलिटेंट मारा गया है वो मकामी था या पाकिस्तानी था? देखिए, उसके बारे में इमरान यही बताया जाता है, पुलिस जराये से जब हमने बात की कि जो मिलिटेंट मारा गया है उसकी शिनाख्त वाज़ेह कीजिए, तो उन्होंने कहा कि ये जो मारा गया मिलिटेंट है इसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये मिलिटेंट जो है पाकिस्तानी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र समझता हूँ कि जो अफवाह चल रही थी कि जो जख्मी शख्स हुआ था, प्रोटेस्ट करने वाला जख्मी हुआ था, उसकी मौत हुई है, लेकिन वो गलत है, वो अफवाह है। वो बिल्कुल उसका इलाज जिला सदर अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत जो है, डॉक्टरों से अभी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उसकी हालत कर रहे थे बाहर है। लेकिन इमरान, जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त खुरवनी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें चल रही है। खुरवनी के इलाके में अगरचे आज 5 बजे के करीब 4-5 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये इत्तला मिलने पर कि वहां पे मिलिटेंट मौजूद है मुहासरा किया था, घर तलाशों का सिलसिला शुरू किया था, जिसके बीच वहां पे जो है नौजवान सड़कों पे निकल आए, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज पे जो है पथराव किया, और जिसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पैलेट का इस्तेमाल किया, और जिसके नतीजे में अभी तक जो ताजा इत्तला है 3 अफराद जख्मी हुए हैं। जी इमरान, और जो मजीद जी चलिए, शुक्रिया। अनंतनाग से आपका खालिद मुंतजिर। तो खालिद बता रहे हैं कि एक मिलिटेंट की लाश बरामद की गई है और इस वक्त भी इलाके में मुहासरा कर रखा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच कुछ लोगों ने जो एहतजाज किया था, इसके चलते पत्थरबाजी की थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि उन्होंने लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने की कोशिश की थी मकामी लोगों ने। और जो मिलिटेंट मारा गया है उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। इससे ये अंदाजा सिक्योरिटी फोर्सेस लगा रही हैं कि ये मकामी नहीं है, बल्कि पड़ोसी मुल्क की शरारत का हिस्सा है, पड़ोसी मुल्क का रहने वाला है।
मिलिटेंटों ने एक बार और बुजदिलाना हरकत करते हुए कुंजेर इलाके में महकमा जंगलात के एक एहलकार तारिक अहमद मलिक को गोली मारकर हलाक कर दिया। जिला पुलिस इंतजामिया के तर्जुमान के मुताबिक जनपाल गांव के रहने वाले तारिक अपने घर में थे जिस वक्त मिलिटेंटों ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल ले जाना चाह रहा था, लेकिन जख्मों की ताब न लाकर 38 साला तारिक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शुरुआती तफ्तीश के बाद हमले में लश्कर से वाबस्ता दहशतगर्द यूसुफ डार का नाम सामने आ रहा है। तारिक के भाई ने सरकार से कातिलों का पता लगाकर उनसे बदला लेने की गुजारिश की है। दिन वहां से आके थे, बस 2 मिनट बैठे। तारिक साहब ने कहा कि मैं पहले नमाज पढ़ता हूँ। जो ही नमाज, अब हम मजाक आपस में कर रहे, कितना मजा आया। बाहर से कुछ ऐसी आवाज आई, हमारा ईद के पटाख, जब शीशा तोड़ के मुंह पे आया, फिर किसी ने चला के कहा कि अबू जी को कहा, फिर ये जाई नमाज पे पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। बस बाकी हम बाहर निकले, उस टाइम कुछ दिखाई नहीं दिया, अननोन गन में पता नहीं। सरकार से यही गुजारिश कर, मेहरबानी में कत्लेआम बहुत ज्यादा हो, बहुत घर खराब हुई, अब की तहकीकात इसका कातिल हमें ढूंढ के दी। बस ये हम गुजारिश है सरकार से। कितने बच्चे ये छोड़ के चले? इसकी 2 बेटियां और 3 बेटे, 5 बच्चे। इधर जम्मू में सीआरपीएफ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके कई मुद्दों पर तफसील से बात की गई। इस मौके पर सीआरपीएफ के डीजी आर भटनागर सहाफियों से बात कर रहे थे और उनके सवालात का जवाब दे रहे थे। उन्होंने रियासत के हालात के बारे में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मजबूती के साथ अपना काम कर रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि इस साल तकरीबन 142 मिलिटेंट्स को हलाक किया जा चुका है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष अब तक 142 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है और गत वर्ष भी अच्छी प्रगति हुई थी। और जहां तक कानून व्यवस्था की समस्या है, उससे भी अब हम लोगों ने नॉन लीथल वेपन्स काफ़ी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेस लीथल वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। अपनी फोर्स को भी हमने बेटर प्रोटेक्शन दिया है, बेटर हमारी ड्रिल्स हैं, कोऑर्डिनेशन है जेके पुलिस के साथ। तो लॉ एंड ऑर्डर में भी काफ़ी प्रगति हुई है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि फोर्सेस और भी अच्छा करेंगे। वहीं पुलिस एहलकारों को मारे जाने में, खासतौर से छुट्टी पर घर आए पुलिस एहलकारों के कत्ल पर पूछे गए सवाल के जवाब में डीजी ने कहा कि ये मिलिटेंट्स का फ्रस्ट्रेशन है, वो कत्ल पर कत्ल करके वादी में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हर शहादत के साथ और मजबूती के मुकाबले के लिए तैयार हैं। आप समझ सकते हैं कि ये मिलिटेंट्स का फ्रस्ट्रेशन है और वो इस कायरतापूर्ण हरकत से प्रयास करते हैं कि हम जो वहाँ के पुलिसकर्मी हैं या सुरक्षा के हैं, आर्मी के हैं, सीआरपीएफ के हैं, उनके जवानों को उनके घर पे एक कायरतापूर्ण हमले में मारकर एक आतंक का माहौल फैलाएं। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी हर एक कुर्बानी हमारे संकल्प को और दृढ़ करती है और हमारा फोर्स और मजबूती के साथ उनसे मुकाबला करने के लिए खड़ा होता है। इधर आर्टिकल 370 को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समाअत अगले माह तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। एडवोकेट जनरल डीसी रैना के मुताबिक इस मामले की जांच समाअत आज होनी थी, ताहम आईनी बेंच के सामने रिजर्वेशन और प्रमोशन के मुतालिक मामले पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसके पेश नजर आज होने वाली समाअत को सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत फराहम करने वाली आइन की दफा 370 को कुमारी विजया लक्ष्मी झा नामी एक खातून ने चैलेंज किया है और दायर करदा अपील में आइन की इस दफा को कलदम करार देने का मुतालबा किया गया है। अपील में कहा गया है कि आर्टिकल 370 का नफाज आर्जी था, जो कि 26 जनवरी 1957 में जम्मू कश्मीर असेंबली तहलील होने के बाद अपने आप खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि इससे कबल ये अपील दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसे अदलिया ने अप्रैल 2017 में मुस्तरद कर दिया था। वाज़ेह हो कि 35 ए को लेकर भी कई अपील सुप्रीम कोर्ट में जेरे समाअत है। और वादी में जिस तरह से सियासी लीडरान को निशाना बनाया जा रहा है वो काबिल फिक्र है। फिर चाहे वो एनसी लीडर फारूक अब्दुल्ला के साथ हुई बदतमीजी हो या फिर बीजेपी लीडर शब्बीर अहमद भट्ट को अगवा करके कत्ल किए जाने की वारदात हो। गुज़िश्ता कुछ दिनों में इस तरह की वारदात में इजाफा देखने को मिल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस की
नींदें भी इससे हराम हुई हैं। सीनियर लीडर और MLC सोफी यूसुफ ने कहा है कि इस तरह की कायराना हरकत से वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम कम होते मिलिटेंट्स दरअसल बौखला गए हैं और बौखलाहट में वो आम कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। हमारे जो मुलाजमीन हैं, हमारे पुलिसकर्मी जो हैं, उनको भी कहीं मुझे दिख रहा है कि उनका भी लैप्स है कि अगर गवर्नमेंट ने ये जारी किया है, सर्कुलर जारी किया है कि घर नहीं जाना चाहिए, तो उसके बावजूद भी वो लोग घर जाते हैं। तो फिर आप हमने देखा क्या सोफी साहब इतनी कयामत टूट पड़ी है, पुलिस वाला घर भी ना जाए ईद के दिन? आप तो इंडोर्स कर रहे हैं इसको, मिलिट्री स्टेटमेंट को। नहीं, या तो देखिए यहाँ पे आज इतने हालात खराब हो गए हैं कि आज लोग जो है, जो ये मिलिटेंट है, वो पागल हो गए हैं। तो आज पता ही नहीं चलता है कि कौन किसको मारेगा और बेगुनाहों का कत्ल हो रहा है। तो इसमें देखिए पुलिस वाला एक बेचारा अपनी नौकरी कर रहा है और अपने आयाल को पालने के लिए कर रहा है। बीजेपी के लीडर और रियासत के साबिक वजीर लाल सिंह ने जी सलाम से बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने रसाना मामले पर कहा कि रियासत की सभी बेटियां उनकी बेटियां हैं, गुनहगार जो भी हो उसे सजा मिलेगी। साथ ही 35A पर पूछे गए सवाल को वो टालते नजर आए। चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। लाल सिंह जी, काफ़ी टाइम बाद श्रीनगर में आपसे मुलाकात हुई। क्या चौधरी लाल सिंह जो काबीना वजीर थे, उसके बाद जो उतार चढ़ाव सियासी तौर आए, कहाँ पे देखते हैं आप? कहाँ पे देखते हैं आज चौधरी लाल सिंह जब काबीना से रुखसत हुए थे और आज? आज चौधरी लाल सिंह उस काबीना से ज़्यादा स्ट्रांग दिखता है, क्योंकि समाज साथ खड़ा है, लोग साथ खड़े हैं। वैसे हमेशा साथ थे, पहले कॉन्स्टिट्यूंसी थी या पूरा सूबा, पूरा प्रोविंस, और सारे लोग, और जिनका आपसी तकसीम भाईचारा तोड़ने की जो बात चल रही थी, उसको हमने नहीं तोड़ने दिया। जहाँ हमारे जम्मू के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यूनाइटेड थे, उसको यूनाइट किया। हिंदू मुस्लिम में इन्होंने आसिफा के लिए बहुत बकवासनामा किया कुछ लीडरों ने। उन्होंने मुस्लिम की बच्ची कह के, बकरवाल की बच्ची कह के जम्मू में लड़ाई लगवाने की बात की। हमने कहा ये बच्ची जम्मू के हर बशर की बच्ची है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, और हमारे लिए वो बच्ची देवी के समान है। और उस बच्ची का कातिल वो कौन है वो पकड़ा जाना चाहिए, इसलिए हमने सीबीआई इंक्वायरी के लिए डट के उसके लिए बात करी। लाल सिंह जी, जम्मू और कश्मीर में अगर देखें तो 35A पे डिफरेंट ओपिनियन लोगों का है कि 27 अगस्त को दोबारा हियरिंग होगी, तो चौधरी लाल सिंह का क्या स्टैंड है? देखिए, मेरा स्टैंड जम्मू कश्मीर की बच्चियों पे है। वो कश्मीर की बच्ची और कश्मीर का बच्चा, जम्मू का बच्चा, जम्मू की बच्ची, वो बच्ची हमारे लिए बराबर है, इक्वल है। बाकी 35A में क्या, मैं ये कोई पसंद नहीं करता किसी चीज़ को। मैं ये करता हूँ, हमारी बच्चियों की जो रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है। 50% जम्मू कश्मीर में बच्ची हैं, हमारी लेडीज़ हैं। अगर वो शादी कर लेंगी तो खुदा क्या तो तोड़ देंगी, क्या नुकसान कर देंगी। हमारा दोता है, हमारा पोता है, उसको हम बड़े बड़े लीडर कह रहे वो हरियाणवी दिखेगा, वो पंजाबी दिखेगा, अपना दोता नहीं दिखेगा। जम्मू की बेटी का बच्चा, कश्मीर की बेटी का बच्चा हमारा बच्चा नहीं होगा क्या? तो लाल सिंह जी, वहीं जम्मू कश्मीर में देखें तो उसकी इमूवेबल और उसकी मूवेबल उस बंदे की रहे, मेरी रहे, मेरी बहन की रहे, क्या बात करते? तो किस तरह से आप देखते हैं जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने वोट वगैरह लिया था, उसके बाद हुकूमत बनी, उसके बाद गिरी, फिर गवर्नर रूल, अब नए गवर्नर, अब किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अभी आगे और देखना है क्या क्या होता है। आदमी का काम है काम करना। जिस उम्मीद से लोग काम करवाना चाहते हैं, ना हो पाए तो फिर यही हाल होता है। तो आखिर पे ये कि ये जो ईद के मौके पर पुलिस वालों की हिलाकत हुई, ये बहुत जुल्म हुआ। जो जम्मू में और कश्मीर में जो भाईचारा खास करके ईद के दिन दिखना चाहिए, वो हमेशा दिखना चाहिए। खुदा की नेमत है कि हमें एक ईद मिलती है, और खुदा की नेमत का इस्तेमाल इंसानों की तरह करना चाहिए, उसके खुदा के ऊपर नहीं बनना चाहिए। किसी की ज़िंदगी मौत का किसी को अधिकार नहीं है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। जो लड़का यहाँ कश्मीर में मारा गया, उठाया, पिछले दिन रमजान के महीने को ख़राब किया इन लोगों ने, अब ये इन्होंने इस ईद को ख़राब किया। सॉरी फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी लाल सिंह के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 35A पर कौन सी सियासत की जा रही है उनकी समझ से बाहर है, लेकिन वो चाहते हैं कि भाईचारा जम्मू कश्मीर का बना रहे। फारूक वानी के साथ तजम्मुल जी मीडिया, राजभवन, श्रीनगर, कश्मीर।
और गांदरबल में उस मकाम पर जहां दरियाए झेलम और सिंध का संगम होता है, आज वहां पर साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी साहब की अस्थियां विसर्जित की गई। इस मौके पर बीजेपी के नायब सदर और रियासती इंचार्ज अविनाश राय, साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता समेत पार्टी के कई सीनियर लीडरान और कारकुनान मौजूद थे। बाजों की आनजहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की अस्थियों को मुल्क के मुख्तलिफ नदियों में विसर्जित किया जा रहा है। वाज़ेह है कि इस मकाम पर साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की अस्थियां भी विसर्जित की गई थी। वहीं जम्मू में अस्थियों को तवी दरिया में विसर्जित किया गया। रविंद्र रैना ने अस्थियों का कलश लेकर आया और पार्टी के कई लीडर और कारकुनान इस मौके पर मौजूद थे। पूरे भारत में सभी नदियों में उनकी अस्थियों का प्रवाह किया गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, ये अस्थि प्रवाह उसी का एक संदेश देता है। अटल जी ने इस देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम किया। वो पत्रकार के रूप में, राजनेता के रूप में, स्टेट्समैन के रूप में या कवि के रूप में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान निभाया है। भारतीय जनता पार्टी उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएगी, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सभी ने यहाँ मिलजुल करके ये झेलम और सिंधु का ये जो एक संगम है, वहाँ पर उनकी अस्थि का विसर्जन। शायद प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के, उनकी अस्थियां जो है विसर्जित की जा रही हैं। आज शादीपुरा में भी दो नदियों के संगम में माननीय अविनाश राय खन्ना जी की क़यादत में और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर थे। आज हम सब ने मिलकर जो है उनकी अस्थियां जो हैं पवित्र नदी में विसर्जित की हैं। पूरे पूजा के बाद, पिंडदान के बाद, और जिस तरीके की एक संस्कृति की पूजा होती है, मेरा मानना है कि उसी के अंतर्गत ऐसा किया गया है। और भदरवा और भलेसा में 2 घंटों के दरमियान ज़लज़ले के कई झटके आज महसूस किए गए। वादी चेनाब के दूसरे इलाकों में भी लो इंटेंसिटी के झटके महसूस किए गए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान वादी चेनाब में कई दफा ज़लज़ला आ चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10.58 की शिद्दत का पहला झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 9 अगर हम बात करते हैं 2.9 नापी गई है। इसके बाद 3 झटके और महसूस किए गए, जो कि जिनकी शिद्दत 3 से ऊपर दर्ज की गई है। माहिरीन के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ भदरवा के शुमाल मशरिक की जानिब था। कहीं से किसी तरह के जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि 2013 में 2 माह के दौरान 47 दफा ज़लज़ला आया था। उस वक्त बहुत सारे घरों में दरार पड़ गई थी और हजारों अफराद खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गए थे। आज सुबह हमने यहाँ भदरवा में 4 जो है भूचाल के जो है अर्थक्वेक के झटके महसूस किए थे लोगों ने। अलबत्ता ये जो रिक्टर स्केल में मुझे लगता है कि इनकी इतना नहीं था, छोटे झटके थे, ये कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन इतना है कि एक हरासमेंट जैसी लोगों में पैदा हो गई है। क्योंकि पहले पास में ऐसा हुआ है, कभी यहाँ पर 2013 मई में यहाँ पर एक बड़ा भूचाल, उससे पहले भी छोटे छोटे झटके हुए थे। लिहाजा तो नेचुरली लोगों के अंदर थोड़ी सी हरासमेंट है कि ऐसा ना हो कहीं कि उसी स्केल का कहीं झटका आ जाए। तो इस सिलसिले में अभी तक किसी भी किस्म से मैंने अभी तक अपने सोर्सेज से, अपने पटवारी से या नंबरदार चौकीदारों से मैंने पता कराया, लेकिन भदरवा में अभी तक पूरे हमारी जुडिशन में किसी किस्म का नुकसान की कोई इतला, कोई जानी माली इतला नहीं है। और भदरवा में आज झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के, ज़लज़ले के। और आपको बता दें कि इनकी शिद्दत हालांकि कम थी, लेकिन एक अच्छे खासे झटके महसूस किए गए। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग खौफजदा हैं इसके बाद से। और राजा रहबर जमाल हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं भदरवा से, उनसे बात करेंगे। राजा रहबर, यही जानना चाहेंगे आपसे कि किसी तरह की कोई और बड़े नुकसान की कोई इस बीच खबर नहीं है, और क्या बता रहे हैं इस वक्त माहिरीन कि बार बार इस इलाके में क्यों ज़लज़ले आ रहे हैं, और इनकी शिद्दत हालांकि कम होती है लेकिन खतरा बना हुआ है। जी बिल्कुल, जो है आज के दिन में ही जो है 4 भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए। पहला झटका जो है सुबह 10:52 पर हुआ, जबकि उसके बाद जो है फिर से लगातार 11 बजे 11:10 और उसके बाद 12:59 पर लगातार जो है 3 झटके और महसूस किए गए। कुल मिलाकर जो है ये 4 झटके थे। इनकी हालांकि शिद्दत जो है उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन लोग जो है बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि ये लोकलाइज झटके हैं जिनका एपी सेंटर जो है भदरवा के 5 किलोमीटर के दायरे में ही बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है लोग यहाँ बहुत डरे हुए हैं। क्योंकि इनका एक एक्सपीरियंस है 2013 में जो है मई में 46 झटके महसूस किए गए थे। ऐसे ही जो है वो स्टार्ट हुए थे और बाद में जो है 70 दिनों में 46 झटके महसूस किए, जिसमें जो है खासा नुकसान भी हुआ था।
लेकिन इसकी वजह से जो उनका पुराना एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आज जो है लोग जब ये झटके स्टार्ट हुए, पहले झटके में तो उनको उतना नहीं हुआ, लेकिन जब वो लगातार 3 झटके और हुए तो सब लोग जो है अपने घरों से भी जो है कुछ लोग बाहर निकल आए, क्योंकि इसमें जो है उतनी शिद्दत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है एक डर का माहौल जो है उनके अंदर जो है लोगों के अंदर देखने को मिला। तो लेकिन जब हमने इंतजामिया से बात की, पुलिस एसपी भद्रवाह राजेंद्र सिंह से बात की और तहसीलदार भद्रवाह मसूद अहमद से बात की, तो उन्होंने अपनी जो है अपनी सब पुलिस पोस्टों से और अपने एहलकारों से जो है वो कंफर्म किया, तो कहीं से जो है किसी भी नुकसान की अभी तक जो है कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा रहबर जमाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इन जलजलों के जो जलजले के जो झटके थे उससे लोग खौफजदा जरूर हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आंगनबाड़ी वर्कर्स की, जहां कई महीनों की लड़ाई के बाद सरकार ने उनकी सैलरी 500 रुपए बढ़ा दी है, यानी अब उनकी तनख्वाह 3600 से 4100 रुपए कर दी गई। दूसरी तरफ आंगनबाड़ी वर्कर्स सैलरी में 500 रुपए के इजाफे से खुश नहीं है। नाराज आंगनबाड़ी वर्कर्स ने जम्मू के MAM स्टेडियम से रैली निकाली। रैली में शामिल आंगनबाड़ी मुलाजमीन ने कहा कि इतने लंबे वक्त तक लड़ाई लड़ने के बाद सैलरी में महज 500 रुपए का इजाफा किया गया है। उन्होंने इसे भद्दा मजाक करार दिया। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कहा कि गवर्नर के एडवाइजर ने एहतजाज के बाद उनसे वादा किया था कि सैलरी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन उनके साथ सैलरी बढ़ाने के नाम पर मजाक किया गया। 500 रुपए बढ़ाया गणेश साहब ने, उसके खिलाफ आज हमारी रोष रैली है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमें इंश्योरेंस दी थी कि मैं अपनी बहनों के साथ पूरी तरह से इंसाफ करूंगा, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ, 500 रुपए में 20 रुपए रोज के भी नहीं बनते हैं। इस महंगाई के दौर में 500 रुपए बढ़ाकर हमारी उन्होंने बेइज्जती की है, हमारे साथ मजाक किया है। हम चाहते हैं कम से कम SRO 520 हम पर लागू किया जाए, हमारी मांगों को माना जाए और जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उधर कठुआ के आंगनबाड़ी वर्कर्स बढ़ाई गई तनख्वाह से ज्यादा मुतमईन नहीं है। 500 रुपए के इजाफे को उन्होंने मामूली रकम बताते हुए इसमें मजीद इजाफे का मुतालबा किया है। मांग को लेकर वर्कर्स ने कालीबाड़ी चौक पर पुरजोर मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि जब तक खासतौर से उनके मुनाफिक तनख्वाह मुनासिब तनख्वाह उनके मन के मुताबिक नहीं मिल जाती, वो लगातार अपना एहतजाज जारी रखेंगे। लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए थे 6 महीने पहले अपनी मांगों को लेके, लेकिन हमारी मांगे जो है वो नामंजूर की गई। 6 महीने से हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए गए, उससे अलावा इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया है। आज भी इन्होंने हमें 500 रुपया देके हमारा मुंह बंद करवाया है, जो हमें मंजूर नहीं है। अगर ये बहुत जल्द हमारी डिमांड जो है, बाकी जो भी डिमांड है हमारी, वो नहीं मानते हैं, तो हमने वापिस से स्ट्राइक पे, काम छोड़ हड़ताल पे चले आना है और हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों के लिए जल्द ही रियासत में खुसूसी सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। वाज़ेह रहे कि रियासत में माजूर बच्चों के लिए जो एक आध स्कूल हैं उसे गैर सरकारी तंजीमें या फिर दूसरे फलाही इदारे चलाते हैं। सरकार ने रीजनल सतह पर इस तरह के स्कूल खोलने का फैसला किया है और इन स्कूलों में सभी तरह की सुविधाएं यानी सहूलात मौजूद रहेंगी। दर्स और तदरीस के लिए ट्रेड असातिज़ा की तकर्री की जाएगी। NGO ने सरकार के इस फैसले का खैर मकदम किया है और डायरेक्टर एजुकेशन के मुताबिक फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद इस प्रोजेक्ट को जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस वक्त हमारे पास 116 बच्चे हैं, जिसमें काफ़ी बच्चे इस रजौरी, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा के भी हैं। उनका हमने अरेंजमेंट यहाँ पर किया है। रेड क्रॉस होम जो उदयवाला में है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, उन्होंने हमारे 25 बच्चों को वहाँ जगह दी है। बाकी बच्चे खुद आते हैं, कुछ पेरेंट्स ने यहाँ किराए कमरे पर लिए हैं। अगर सरकार स्कूल इनके लिए खोलेगी, हॉस्टल फैसिलिटीज दे देगी, तो उससे एक तो मैक्सिमम बच्चों की पढ़ाई होगी, दूसरा पेरेंट्स की ये तकलीफ जो उनको बच्चों के साथ आना है। इस वक्त भी अगर आप यहाँ देखेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स आए हैं, वो 8 बजे से 1:30 बजे तक यहीं बैठेंगे। जब छुट्टी होगी तो बच्चे को घर ले जाएंगे। इस तरह उनके घर की हालत क्या होगी। तो अगर ये स्कूल खुलते हैं
तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, जितने भी डेफ एंड डम्ब बच्चे होंगे। कई नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, तो उनकी वजह से इनको ये एजुकेशन से दूर रहते हैं। लेकिन अगर ये खुल जाता है स्कूल, तो मुझे लगता है कि हमारा जो राइट टू एजुकेशन है हैंडीकैप के लिए, डेफ एंड डम्ब के लिए, तो ये सबको मिलेगी एजुकेशन। तो इसमें गवर्नमेंट को जल्द से जल्द स्टेप्स लेने चाहिए। ये डिसीजन लिया गया था, और डिसीजन ही नहीं लिया बल्कि गवर्नमेंट ऑर्डर भी निकला था कि जम्मू और श्रीनगर, दो जो हमारी कैपिटल सिटीज़ हैं, उस पे ये स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए एक स्कूल्स खोला जाएगा जो रेजिडेंशियल होगा। जैसे मैंने कहा कि छोटा सा इशू है, लोकल इशू है, इसमें लोकल पीपल आर आल्सो इन्वॉल्व्ड, तो जो ही ये रिजॉल्व होता है वी विल गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ DPR। तो ये सिर्फ रीजन लेवल पे ही होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? नहीं, टू बिगिन विद ये रीजनल लेवल पे ही होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो बच्चों की तादाद के हिसाब से हमने देखना है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, ये ट्विन सिटीज़ जो हमारी कैपिटल सिटीज़ हैं, इसमें हमारे बच्चों की संख्या भी थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज ये सेंट्रलाइज्ड प्लेस है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सांबा को, उधमपुर को, इवन कठुआ को भी कैटर कर सकते हैं, और उनके बच्चे भी यहाँ आके ये पढ़ सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा वक्फा हम लेंगे, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू के गांधीनगर में वाल्मीकि समाज की तरफ से ईद उल अजहा और आने वाले रक्षाबंधन के त्यौहार के मद्देनजर एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। जश्न के दौरान दोनों तबके के लोग एक दूसरे से मिले, मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को ईद की और राखी की मुबारकबाद पेश की। इस शानदार तकरीब में कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे थे। इधर बीजेपी विमेंस विंग की नेशनल प्रेसिडेंट विजया राहटकर 11 सितंबर को जम्मू पहुंच रही हैं, जिसके मद्देनजर बीजेपी विमेन विंग के लीडरान तैयारियों में जुट गए हैं और इसको लेकर के जम्मू के त्रिकुटा नगर में बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है। 11 सितंबर को राहटकर बीजेपी के खवातीन कारकुनान के साथ एक इजलास मुनक्किद करेंगी। इस दौरान बूथ लेवल पर खवातीन को पार्टी से जोड़ने पर बातचीत भी की जाएगी और हिकमत अमली तैयार की जाएगी। आज की बैठक हमारी ज़िला की अध्यक्षाओं को सभी होंगी और हमारी जो प्रदेश के ऑफिस बेरर्स हैं महिला मोर्चा के, उनकी बैठक है। आने वाले दिनों में हमारा 11-12 सितंबर में हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा विजया राहटकर जी हैं वो प्रदेश के प्रवास पर आ रही हैं, तो उसी सिलसिले में मैं अपनी बहनों के साथ बैठूंगी और कैसी रूपरेखा रहेगी उनके आने पर, उनके कार्यक्रमों की, उस सिलसिले में बैठक है। हमारा एक ही विषय रहता है कि किस तरीके से महिला मोर्चा को सक्षम किया जाए और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी भी उसी उद्देश्य से आ रही हैं कि किस तरीके से महिला मोर्चा बूथ लेवल पर स्ट्रांग किया जाए और जो उज्ज्वला की हमारी जो उज्ज्वला योजना हमारी बहनों तक पहुँची है उनके बेनिफिशरीज के साथ भी उनका मिलना होगा। वहीं कुपवाड़ा के सादपोरा इलाके में लोगों ने महकमा PHE के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। इन लोगों की माने तो इलाके में पीने का पानी पहुंचाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। हफ्ते में एक बार पानी का टैंकर पहुंचता है, लेकिन रोजमर्रा के कामों के लिए इतना पानी नाकाफी है। पानी के लिए इलाके के खवातीन को कई किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता है। इसके अलावा सरहदी इलाका होने की वजह से गोली लगने का खतरा हमेशा बना होता है, लेकिन पानी के लिए इन्हें ये जोखिम उठाना पड़ता है। इलाके के लोगों ने मांग की है कि उनके लिए पीने के पानी का इंतजाम किया जाए। तो उस तक कोई भी परेशानी हाल नहीं था, सबको कोई पूछने वाला है ना, सबको कोई दसने वाला है ना। असं खुद दस सकते हैं कि असं अपना फोन हो तो फोन नाल असं कि अपना रबता करना तुस नाल लिहाजा असं तुम विसाखत नाल असं ये आखना चाहते हैं कि असं को पानी भी होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए। असं को कोई अस्पताल नहीं है जाइए, असं को बीमार चाह कर इतो टिकटार करना पैदा, कोई सब सेंटर है ही नहीं, असं को पता ही नहीं। फिल्म की शूटिंग के मकसद से बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम इन दिनों वादी में है और उन्होंने श्रीनगर में गवर्नर के एडवाइजर खुर्शीद गनी से मुलाकात की। इस दौरान गवर्नर एडवाइजर ने जॉन से कश्मीर में शूटिंग के अपने तजुर्बे को लेकर सवाल किया, जिस पर जॉन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो बार बार कश्मीर में शूटिंग करना चाहेंगे। वो कश्मीर में दूसरी बार किसी फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं। जॉन ने कश्मीर की खूबसूरती की तारीफों के पुल बांधी है, जिस पर खुर्शीद गनी ने उन्हें कश्मीरियों की तरफ से शुक्रिया अदा किया। Absolutely fantastic. Had a great 10 days of shooting in Gulmarg.
and in Srinagar. Absolutely wonderful experience. We were very well taken care of. There are a lot of misconceptions that need to be kept aside. We would encourage, and I would personally encourage, more of the film industry and more tourists from across the whole of India to come and visit this beautiful place called Kashmir. It's beautiful, it's gorgeous, and you literally fall in love with it. So please do come, please enjoy yourselves. We had a great time shooting here. I keep telling my director I wish I had some more time to shoot outdoor, but it was absolutely a fantastic experience. तो हमें बहुत खुशी है कि ये लोग यहाँ आए और इन्होंने यहाँ पर फिल्म शूटिंग अपनी की और एंजॉय किया, और हम समझते हैं कि इससे और लोग भी बॉम्बे से और हमारे मुल्क के दूसरे हिस्सों से लोग यहाँ पर आएंगे, खासकर फिल्म शूटिंग के लिए, और वो यहाँ पर अपनी फिल्म्स की शूटिंग करेंगे। गुलमर्ग में, पहलगाम में, श्रीनगर में बहुत अच्छी अच्छी जगह यहाँ पर है, खूबसूरत जगह है। तो हमें उम्मीद है कि इनके आने से और इनकी इस पहल से, इनके इस इनिशिएटिव से और लोग भी यहाँ पर फिल्म शूटिंग के लिए आएंगे। उधमपुर जेल में बंद कैदियों की बहनें इस दफा भाई को जेल में राखी बांध सकेंगी। रियासत में अनोखी पहल की शुरुआत करते हुए जेल इंतजामिया ने कैदियों की बहनों और उनके अहले खाना को इतवार को जेल आने की दावत दे दी है। ये पहला मौका है जब रियासत की जेल इंतजामिया ने इस तरह की पहल की है। ईद उल अजहा के मौके पर भी जेल इंतजामिया ने कैदियों को अपने घर वालों से मिलने की इजाजत दी थी। जेल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि इस इकदाम से कैदियों को सुधरने में मदद मिलेगी। उन्होंने अहले खाना से अपील की कि वो कैदियों से ये वादा कर लें कि जेल से रिहा होने के बाद वो जराइम का इर्तिकाब नहीं करेंगे। तो आज हमने जेल इनमेट्स के परिजनों को बुलाया है। वो जेल में जो मुलाकात या सेलिब्रेशंस होंगी वो सलाखों के बीच में नहीं होंगी, सलाखों के परे होंगी। वो उनके परिवारजन आज जेल के अंदर आएंगे, उनके साथ ईद भी मनाएंगे और रक्षाबंधन की भी बहनों को भी स्पेशली बुलाया है कि वो राखी भी बांध के जाएं, ताकि कि वो एहसास करे, जो जेल के अंदर हमारा बंदी है वो एहसास करे कि उसकी गलती से उसने क्या खोया, और हमारा समाज एहसास करे कि ये लोग हमारे ही समाज के हिस्सा है, कल को सजा काट के बाहर आएंगे। और उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि उनको एक सही रास्ते पे चलने की दिशा दे, उनको सपोर्ट करे और एक उनको स्ट्रेंथ दे, ना कि उनको किसी कैदी के नाम से पुकारे। इधर जम्मू में लगातार 35A को हटाने की हिमायत में एहतजाज हो रहे हैं। अब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी ने भी आर्टिकल 35A के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के सदर लांबा राम गांधी की रहनुमाई में सैकड़ों की तादाद में इन रिफ्यूजीज ने ड्रीमलैंड पार्क से लेकर सचिवालय तक रैली निकाली। जम्मू में खासतौर से गांधी ने जम्मू में नौजवानों के साथ दोहरा सलूक किए जाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 35A की वजह से उन्हें आईनी हक नहीं मिल पा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान तो आजाद हो गया था, लेकिन हम पिछले 71 सालों से जहां कश्मीरी हुक्मरानों के गुलाम हैं। हमारी 3 पीढ़ियां जो है वो जहां बर्बाद हो चुकी हैं, चौथी पीढ़ी को हम करना नहीं चाहते। और ये निर्णय जो है आज सुप्रीम कोर्ट के पास है। 35A की जो सुनवाई है वो सोमवार होने जा रही है। हम रैली इसलिए निकाल रहे हैं कि 35A जो है उसको तत्काल खत्म किया जाए और जम्मू प्रोविंस जो है जहाँ की जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो हमारे बच्चों के साथ बेइंसाफी है, उसको दूर किया जाए। इधर अनंतनाग में आज मकामी लोगों ने हॉलैंड हुकूमत के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। मजहबी तंजीम स्वातुल औलिया की जानिब से मुनक्किद एहतजाज में तौहीन रसालत के मुर्तकिब शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर उठा रखे थे जिस पर हॉलैंड मुखालिफ नारे लिखे हुए थे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमती सतह पर हॉलैंड हुकूमत के सामने एहतजाज दर्ज कराया जाना चाहिए। केरल में आए तबाहकुन सैलाब के बाद मुतासिरीन की मदद के लिए जम्मू कश्मीर के लोग भी इमदाद के लिए आगे आ रहे हैं। इस काम में स्कूली बच्चे भी पीछे नहीं हैं। रामबन में भारतीय विद्या मंदिर के तलबा ने इमदाद के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया। स्कूल प्रिंसिपल की निगरानी में तलबा और तालिबात बाजारों से निकले और लोगों से मुतासिरीन की इमदाद के लिए चंदा मांगा। अवाम ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हैसियत के मुताबिक दिल खोल करके चंदा दिया। भारतीय विद्या मंदिर के छात्र छात्राएं बाजार निकले
थे केरला के फ्लड विक्टिम्स की सहायता करने के लिए और बाजार के लोगों ने दिल खोल कर अपनी राशि दान की। हम भारतीय विद्या मंदिर की ओर से बाजार के लोगों का धन्यवाद करते हैं। जो फ्लड अपने केरला में आया था, जिनसे विक्टिम्स वगैरह बेचारे बड़े घर बेघर हो गए, ऐसे बच्चे हैं जिनके घरों में ना रहने के लिए घर है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना खाने के लिए अन्न है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे परिवार के लिए, ऐसे सहायता करने के लिए हमारे विद्यालय के बच्चे कुछ आज छात्र बाज़ार में निकले हैं और बाज़ार में बड़ी सहयोग के साथ बड़े लोगों ने तन मन से और अपना धन जो है वो राशि जो है वो बच्चों की और उन क्लब की तरफ से देने की इनकी इच्छा की है। मैं उनका दिल की गहराई से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। बिजबेहड़ा वाइल्ड लाइफ डिवीजन में काम करने वाले मुलाजमीन ने अगर हम बात करते हैं, मुलाजमीन ने उजरत की अदायगी को लेकर पुरजोर एहतजाज और मुजाहरा किया। मुलाजमीन का कहना है कि ईद उल अजहा के मौके पर भी उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई। ये मुलाजमीन यौमिया मजदूरी पर काम करते हैं। नाराज मुजाहिरीन ने डिवीजनल ऑफिस पर ताला भी जड़ दिया। बाद में SDM की मुदाखलत के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म किया। SDM बकायजात की जल्द अज जल्द अदायगी का यकीन दिला रहे हैं। वेजेस जो है वो अभी तक नहीं मिली है। कुछ लोगों को दी गई है जो कि कैजुअल लेबर है, लेकिन कुछ इन्होंने पिक एंड चूज के हिसाब से दी है और जो तकरीबन इन्होंने 80 जो लड़के हैं उनको दी है। बाकी जो यहाँ पे एहतजाज पे थे उनको नहीं मिली है, तो वो इसीलिए आज यहाँ पे एहतजाज हो रहा था, क्योंकि ईद भी थी, बड़ा दिन था। इस पे ईद नहीं थी, इस पे ईद ही नहीं थी लोगों बच्चों के लिए। तो अब SDM साहब भी आए तो उन्होंने इशोर किया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं सारा मसला हल करूँगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्शन भी लिया है, इमीडिएट एक्शन की। उन्होंने यहाँ पे सस्पेंड किया है जितने भी यहाँ पे क्लर्क स्टाफ है उनको सस्पेंड किया है और 2 रेंजरों को जिन्होंने ये वहाँ पे बनाया है उनको अटैच किया है अपने ऑफिस में। इधर पुंछ में पूरे मजहबी अकीदे और एहतराम के साथ बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा निकाली गई। एक अंदाजे के मुताबिक यात्रा में 20,000 के करीब अकीदतमंदों ने शिरकत की। रवायती छड़ी यात्रा रक्षाबंधन से 2 दिन कबल दश नामी अखाड़ा से निकलती है। यात्रा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होती है। आइंदा 3 दिनों तक यहाँ पर बड़ा मेला लगता है। इसमें मकामी लोगों के अलावा दूर दराज से हजारों की तादाद में अकीदतमंद आते हैं और मंदिर का दर्शन करते हैं। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी आप देख रहे हो बाबा चट्टानी की जो बूढ़ा अमरनाथ की जो छड़ी यात्रा है जो पुंछ से चली, और मैं सोचता हूं कि ये छड़ी ऐसी है, पुंछ की जो यात्रा है, ये जो छड़ी है हर साल जो है इसकी संख्या बढ़ रही है। अब देख रहे हो ये संख्या हजारों से भी पार हो गई है, मतलब 30, 35, 40 हजार लोग जो है यहाँ पर आज के दिन पहुंचे हैं। मैं सोचता हूँ आज रिकॉर्ड टूट गया है। आज पता चलता है कि सारा जो समाज है वो एक है, जम्मू कश्मीर पूरा एक है। हर हिंदू आप देख रहे हो, जहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, और एक बॉर्डर है। बॉर्डर पर अगर इतने लोग इकट्ठे होते हैं और इतनी छड़ी यात्रा इतने धूमधाम से मच रही है, निकल रही है, चाहे दूसरी ताकतें जो है जो देश को बर्बाद करना चाहती हैं वो कुछ भी करें, लेकिन ये उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब है, एक संदेश है कि कैसे जो है भारत जो है एक है। और छड़ी यात्रा को देखकर आज मैं सोचता हूँ पाकिस्तान भी जो है वो परेशान हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं और ये मुल्क जो है कैसे लोग यहाँ इकट्ठे हैं। इधर कंगन में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया एक 9 उम्र बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक 14 साल नदीम अहमद मीर दोस्तों के हमरा एनवायरमेंटल पार्क घूमने गया था। वहीं पार्क के करीब नदी में नहाते वक्त वो डूब गया। माहिर गोताखोर उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी लाश बरामद नहीं हो सकी है। खबर है कि तलाश के दौरान पानी से किसी दूसरे शख्स की लाश मिली है। सराय के मुताबिक जिस शख्स की लाश मिली है उसका नाम अमीन शाह है और ये मनीगाम के बिनहमा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। यहां एक और वक्फे के लिए रुकेंगे, लौटेंगे जी सलाम की मुहिम के साथ। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और अब बात करेंगे जी सलाम की मुहिम की। जी सलाम अपनी मुहिम के तहत ऐसी मसाजिद का जायजा ले रहा है जो कदीम है, तारीखी है, लेकिन वहां पर नमाज पढ़ने का कोई इंतजाम नहीं है। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर की गांदरबल जिले में, जहां पर एक तारीखी मस्जिद गुज़श्ता 40 बरसों से नमाजियों का इंतजार कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जी सलाम की मुहिम के तहत हम पहुंचे जिला गांदरबल के मलशाही बाग।
जहां मुगलिया दौर की शाही मस्जिद की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। मस्जिद की हालत इतनी खराब हो गई है कि यहाँ गुज़िश्ता 40 बरसों से नमाज तक पढ़ने कोई नहीं आता है। ये शानदार मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह ने अपने रूहानी पेशवा मुल्ला शाह बदख्शी की याद में बनवाई थी। इस मस्जिद को आज ऐसे हाल में छोड़ा गया है कि यहाँ कोई मस्जिद को देखने तक नहीं आता है। लोगों का इल्ज़ाम है कि ये मस्जिद वक्फ बोर्ड के तहत आती है और यहाँ के बगीचे से होने वाली कमाई वक्फ बोर्ड के पास जाती है। बावजूद इसके मस्जिद पर कभी भी 1 रुपया तक खर्च नहीं किया गया है। मकामी बाशिंदे मानते हैं कि अगर मस्जिद को फिर से सजाया संवारा जाए तो यहाँ लोग नमाज पढ़ने तो आएंगे ही, साथ ही सयाह भी यहाँ बड़ी तादाद में आएंगे। लोग चाहते हैं अगर इस तारीखी मस्जिद पर ध्यान दिया जाए तो आने वाली नस्लें भी मुगलिया दौर के इस बेहतरीन नमूने से वाकिफ हो सकेंगी। जी हम सुबह यहाँ आए हैं, मस्जिद को देखा है, बहुत ही वीरानी मस्जिद है। यहाँ पे घास पड़ा हुआ है, यहाँ पे गंदगी बहुत है। खासकर यहाँ के मुझे बाकी नौजवानों को आगे आने चाहिए। इस वक्त हमें सपोर्ट करना है कि मस्जिद फिर से आबाद करें और गवर्नमेंट को भी ये हम दरख्वास्त करते हैं कि वो खुद यहाँ पे आए और देखिए यहाँ के मस्जिद की हालत क्या है। जहाँ पर एक पुरानी मस्जिद शरीफ मौजूद है जिसको सरकार ने पिछले कई सालों से इग्नोर किया है और हम भी पिछले 8 सालों से देख रहे हैं कि ये मस्जिद जो है ये बिल्कुल खस्ता पड़ी है और इस वक्त हम देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। हम सरकार से और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, उस एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ आकर देखें कि इस मस्जिद की हालत क्या है। तो जो ये बाग है तो इस बाग का जनाब मोहतरम आधा हिस्सा इस मस्जिद शरीफ को मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें ये गैर आबाद है, क्योंकि ये फिर से दोबारा आबाद होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारी सेब के दरख्त भी है, अखरोट के दरख्त भी है और इससे भी बहुत सारा पैसा आता होगा और वो पैसा अगर इसी मस्जिद के ऊपर लग जाता ये तो टूरिस्टों के लिए भी बहुत अच्छी जगह बनती या यहाँ के मुसलमानों के लिए भी बहुत सी, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसे है जहाँ पे मुसलमान या बाकी लोग जाते हैं, नज़ारा करते हैं, अल्लाह की कुदरत को देखते हैं, अल्लाह की कारीगरी को देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत अच्छा रिजॉर्ट बन सकता है, बहुत अच्छी जगह बन सकती है। खास बात यह है कि यहाँ के काफी लोगों को तो इस मस्जिद के बारे में पता तक नहीं है। गांदरबल के मौलवी को तो हमारी टीम के जरिए इस मस्जिद के बारे में जानकारी मिली। लोगों का कहना है कि यहाँ आसपास के लड़के आकर स्मोकिंग करते हैं, जो वाकई काफी अफसोसनाक बात है। तो इस वक्त इस मस्जिद का हाल हम देख रहे हैं और आपने भी देखा और किस तरह से इस मस्जिद को वीरान कर दिया गया है। और लेकिन जब हमें अपनी मुसलमान बस्तियों में ऐसे हालात और रोनमा हो जाए, ऐसे हालात देखने को मिल जाए, तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है, शर्म की बात है, खासकर मुसलमानों के लिए। लोगों का कहना है कि मस्जिद को फिर से संवारने के लिए गांव और इंतजामिया को साथ आना चाहिए। नौजवानों को इस जानिब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही वक्फ बोर्ड भी इस तरफ ध्यान दे, जिससे बरसों से खाली पड़ी ये मस्जिद एक बार फिर नमाजियों से गुलजार हो सके। कभी जिस मस्जिद में 5 वक्त की अजान सुनी जाती है, आज वही मस्जिद इस हालत में वीरान पड़ी है। ये वाकई अफसोसनाक बात है। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो इस जानिब थोड़ा सा ध्यान दे, जिससे ये तारीखी मस्जिद फिर से नमाजियों के लिए खास मकाम बन सके। जी सलाम के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जी सलाम। सूर्य भानु प्रताप ने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जीत करके मुल्क और रियासत का नाम रोशन किया है। खासतौर से जम्मू में उनके घर पर अहले खाना खुशी से फूले नहीं समा रहे। जम्मू के सूर्य भानु प्रताप सिंह एशियन गेम्स में मुल्क को ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर रियासत का नाम रोशन करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में चल रहे एशियन गेम्स में हिंदुस्तानी वुशु टीम के 4 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल पर अपनी दावेदारी पक्की कर ली थी, पर उससे आगे नहीं बढ़ पाए। भारत के 4 वुशु खिलाड़ियों को सेमीफाइनल में हार के साथ ब्रॉन्ज मेडल से ही सब्र करना पड़ा, लेकिन उन्होंने एशियाई खेलों की तारीख में भारत का अब तक का सबसे अच्छा मुजाहरा पेश किया।
जम्मू के सूर्य को सोशल मीडिया पर लगातार मुबारकबाद मिल रही है। बेटे की कामयाबी से वालिदैन की खुशी का ठिकाना नहीं है। गेम में इतना सिंसियर था कि आज हमें उसके ऊपर प्राउड है कि पूरे J&K स्टेट के लिए वो एक लौता प्लेयर है जिसने हिस्ट्री क्रिएट की है। एक बार नहीं, दूसरी बार हिस्ट्री क्रिएट की है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उसका ही पूरे J&K में मेडल था। आज उसका एशियंस गेम में मेडल है। तो J&K को तो प्राउड है ही है, लेकिन पूरे वर्ल्ड और पूरी इंडिया को भी उस पर प्राउड है। बेटे की कामयाबी पर वालिदैन ने पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, साथ ही उन्होंने कहा कि सूर्य प्रताप ने एशियन गेम्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। उन्हें गोल्ड खोने का गम कम है और ब्रॉन्ज जीतने की खुशी ज्यादा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं किन लफ्जों में बताऊं। बाकी रही प्रैक्टिस की बात, उसने बहुत हार्ड प्रैक्टिस की है। वो 5-5 घंटे प्रैक्टिस करता था, तो पेट भर के खाना भी उसके नसीब में नहीं होता था। वो ब्रोंज मेडल लेके आ, हमें तो उस पे उसको भी और मेरे को भी, वहाँ हमें पूरे परिवार को पता था कि ये गोल्ड लेके आएगा। तो उसको गोल्ड तो हमारे लिए वो भी गोल्ड है। कि हमारे घर में आना जाना लगा है लोगों का, बड़ी खुशी का माहौल है। ऐसे लग रहा है कि जैसे एक त्योहार की तरह है कि उसने तो ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन हमें इतनी गर्व की बात है, वो ब्रॉन्ज मेडल नहीं, हमारे लिए एक गोल्ड मेडल है। उसके आने की पूरी तैयारी की जा रही है। डोल शोल बजाएंगे, भांगड़ा डालेंगे। सूर्य भानु की कामयाबी में पूरे कुनबे का हाथ है। घर के 4 लोगों में 3 सीधे तौर पर खेलों से जुड़े हैं। यही वजह है कि घर का माहौल भी किसी स्पोर्ट्स स्टेडियम से कम नहीं है। दरअसल सूर्य भानु के वालिद खुद एक रेसलर रहे हैं और कई मुकाबलों को अपने नाम कर चुके हैं। सूर्य भानु के छोटे भाई दिलेर सिंह अपने भाई की तरह देश के लिए गोल्ड जीतने की ख्वाहिश रखते हैं। हम डेली सुबह अपने पापा का प्रैक्टिस करते हैं और शाम को हम स्टेडियम जाते हैं। हमारे कोच हांडू सर हैं, वो चीफ कोच हैं इंडिया टीम के, वो बाहर ही रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे अभिषेक भाई प्रैक्टिस कराते हैं। वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं हमें। तो हमारी गेम में रेसलिंग की टेक्निक भी है, वो हमें रेसलिंग की टेक्निक बताते हैं और पूरा ग्रैपलिंग करना बताते हैं, कैसे थ्रो लगानी है, कैसे करना था। हम भी मेडल देना चाहते हैं। 2022 एशियन गेम्स की तैयारी करेंगे। मुल्क और रियासत का नाम रोशन करने वाले सूर्य भानु प्रताप सिंह दरअसल रियासती पुलिस में भी हैं और रियासत और मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। साथ ही वुशु को लेकर उनकी दिलचस्पी ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया है। जम्मू से जी सलाम के लिए जतिंदर नूरा की रिपोर्ट। मॉडर्न स्पोर्ट्स का एक अहम जुज़्व खेलों की रनिंग कमेंट्री भी है। आलमी और मुल्की सतह पर बाज कमेंटेटर अपने मुनफरिद अंदाज और खेल की समझ के लिहाज से इतने पॉपुलर हुए हैं कि शायकीन उनकी आवाज से ही खेल और खिलाड़ियों को पहचानते हैं। बारामूला का किफायत आफ्ताब गुज़िश्ता 9 सालों से इसी ख्वाब को जी रहा है और शुमाली कश्मीर में होने वाले हर टूर्नामेंट की रनिंग कमेंट्री के लिए उन्हें ही बुलाया जाता है। खिलाड़ियों के साथ साथ किफायत आफ्ताब भी शौकत अली स्टेडियम के लिए लाजिम मलजूम की हैसियत रखता है। टीवी कमेंटेटर अरुण लाल को अपना आइडल मानने वाले किफायत की कमेंट्री की तारीफ MS धोनी, सुरेश रैना और JK रणजी की टीम के खिलाड़ी भी कर चुके हैं। माही ने एक मैच के दौरान उसे अपने ऑटोग्राफ वाला एक बैट भी हदिया किया था। गवर्नर जो साबिक रहे हैं NN वोरा साहब उसे एजाज से नवाज चुके हैं और क्रिकेट कमेंट्री की करियर बनाने के लिए वो काफ़ी मेहनत भी कर रहा है। उसकी सलाहियत को देखते हुए स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल और JKCA भी उसकी मुसलसल हौसला अफजाई करता रहता है। के माबैन आज बारामूला जिनकी आवाज सुने बगैर हम करें और हमारे दिलस्ताज बारामूला की तरफ से फिरदौस विकेट की तलाश लिया। शुरुआत में जो स्पोर्ट था काफ़ी कम मिलता था, फैमिली का भी फ्रेंड्स का भी। उनका कहना ये होता था कि ठीक है तुम कमेंट्री कर लेते हो या कमेंट्री करते हो, लेकिन इस कमेंट्री करने से जो है तुम्हारा घर नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि फिर धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आया कि अभी घर में भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है कमेंट्री का और दोस्तों से भी बहुत एनकरेजमेंट मिल रही है, क्रिकेट लवर्स से या स्पोर्ट्स लवर्स से बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है। वक्तन फ़क्तन यहाँ पर ऐसे बेहतरीन टूर्नामेंट्स हुए जिनमें हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के मशहूर खिलाड़ी आए, जिनमें पहला नाम आता है सुरेश रैना का, वो आए, उनके सामने कमेंट्री करने का मौका मिला तो बहुत अप्रिसिएशन मिली उनसे भी
उनसे मिलने का मौका मिला, कमेंट्री की, उन्होंने बहुत सराहना की। उसके बाद मशहूर कमेंट्रेटर, हिंदी कमेंट्रेटर अरुण लाल जी वो आए, उनके सामने कमेंट्री करने का मौका मिला। उसके बाद हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन जो है वो आए, उनके सामने स्टेज एंकरिंग की, बहुत सराहना मिली उनसे और उनकी तरफ से मुझे एक बैट दिया गया ऑटोग्राफ वाला। ऑटोग्राफ के साथ खास बात इसमें यह है, उन्होंने बेस्ट विशेस लिखा क्योंकि उन्हें कहा गया कि ये कमेंट्रेटर हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल बारामूला के साथ किफ़ायत के जो मामलात रहे हैं वो काबिल तारीफ हैं। ये टैलेंटेड लड़का है और जितने भी हमारे प्रोग्राम यहाँ इस शौकत अली स्टेडियम में या इससे बाहर होते हैं उनको ये कमेंट्री भी देता है और बाकी लवाजमात और इंतजामात में भी बराबर का शरीक रहता है। तो जहाँ तक इसका ताल्लुक है, ये फ्री ऑफ कास्ट ग्राउंडों में हमारी मदद करता है, चाहे वो टूर्नामेंट हो, चाहे वो इंतजामात की शक्ल हो, चाहे वो। और श्रीनगर वाकई बख्शी स्टेडियम को नया लुक दिया जा रहा है। 2020 तक इस स्टेडियम को नेशनल स्टैंडर्ड का बनाने का हदफ रखा गया और इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बराई यूथ एंड स्पोर्ट्स और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सरमद हफीज और नजीर अहमद ने स्टेडियम का दौरा करके मुतल्लिका एहलकारों को जरूरी हिदायत जारी की। स्पोर्ट्स काउंसिल की कोशिश है कि स्टेडियम को इस तरह डेवलप किया जाए कि यहां पर मुख्तलिफ खेलों की टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा सके। बारामूला के शौकत अली स्टेडियम में इंटर फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज किया जा रहा है। खासतौर से इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक्किद इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट में इलाके के 18 हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक इस तरह के टूर्नामेंट का इनेकाद नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के मकसद से किया जाता है ताकि खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी दिखाकर आगे बढ़ सके। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे हमारा बेहद खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो सऊद मोहम्मद खालिद के साथ और 8:30 बजे देखिए हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात मेरे साथ। आप देखते रहिए जी सलाम।